नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। संसदीय सचिव बिल नामंजूर होने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री पर काम न करने देने का आरोप। बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। जीएसटी पर केंद्र को मिला तमिलनाडु को छोड़ सभी राज्यों का साथ। 22 राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अरुण जेटली की बैठक। कहा, टैक्स की अधिकतम सीमा तय करने के खिलाफ है राज्य। कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप। मायावती ने कहा, राजनीतिक साजिश कर रही है बीजेपी। हुकम सिंह का यू टर्न। कहा, पलायन को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं। हफ्ते भर के भीतर विजय माल्या को दूसरा बड़ा झटका। ईडी की अदालत ने घोषित किया भगोड़ा। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के बकायेदार है माल्या। लगातार दूसरे महीने बढ़ी थोक महंगाई। सब्जियों, फलों, दालों समेत खाने पीने का सामान हुआ महंगा। 21 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर खुदरा महंगाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने वाले विधेयक को वापस लौटा दिया है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर काम न करने देने का आरोप लगाया। इस मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। संसदीय सचिव बिल के राष्ट्रपति से नामंजूर होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो ना तो काम करते हैं और ना ही करने देना चाहते हैं। ना तो खुद काम करेंगे और ना दूसरों को काम करने देंगे। बताओ, इन सारे लोगों को अगर आप डिस्क्वालीफाई करके घर बिठा दोगे तो इससे इनको क्या मिल क्या रहा है नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी कहते हैं सोनिया गांधी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही बिकॉज उनको हार पच नहीं रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे, आपको दिल्ली की हार नहीं पच रही है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी सरकार की नैतिक हार बताया है। साथ ही उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। ये पूरा मसला जो डिस्क्वालिफिकेशन का चल रहा है वो महामहिम राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन के पास है। ऐसे में जब आप इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर आक्रमण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो संवैधानिक पद हैं उसके क्रेडिबिलिटी को कम करने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति के फैसले का स्वागत किया है। इस बिल को राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट कर दिया, केंद्र सरकार ने रिजेक्ट करा। राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट करा है ये बिल ना केवल सैद्धांतिक रूप से, ना केवल नैतिकता के आधार पे, बल्कि कानून और प्रोसीजर के आधार पर भी ये बिल गलत था। वहीं कभी आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे योगेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के फैसले पर ही सवाल उठाए हैं। असली सवाल ये है कि ये बिल आने की नौबत क्या पड़ी थी? ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली में जहां केवल एक संसदीय सचिव बनाने का कानून है, वहां 21 संसदीय सचिव क्यों बनाए गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2015 को 21 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया था, जबकि जून 2015 में इससे जुड़ा बिल विधानसभा में पारित किया गया, जिसके बाद 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अलग अलग याचिकाएं राष्ट्रपति के पास और दिल्ली हाईकोर्ट में दी गईं। राष्ट्रपति ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से सलाह मांगी। निर्वाचन आयोग ने 21 विधायकों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया था, लेकिन अब राष्ट्रपति के फैसले से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपने 21 विधायकों की विधायकी को सही ठहराने के लिए पार्टी और सरकार कई तरह की दलीलें सामने ला रही है, लेकिन क्या इनकी दलीलें कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि जानकार मानते हैं कि इनकी नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई ही नहीं है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस अहम मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी जी। ओम थानवी जी, स्वागत है आपका। आमतौर पर अरविंद केजरीवाल विवादों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन इस बार विवाद थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तकनीकी तौर पर उनकी इमेज और संवैधानिक तौर पर उनके 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। कैसे देखते हैं आप इस मसले? नहीं, मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत किया।
21 लोगों की फौज जो है संसदीय सचिव के तौर पे खड़ी करना, उनको खुद इसका अंदाज होना चाहिए था कि बहुत बड़ा विवाद का रूप लेगा। हालांकि ये सही है कि जिस ढंग से कानून है हमारे यहाँ 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते और 7 मंत्री वो नियुक्त 8 मंत्री कर सकते थे। तो उसकी वजह से इतने जब 67 विधायक आए तो उनके लिए आपको कुछ काम देखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे के दरवाजे से उनको कोई ऐसा पद दें। अब उनका ये कहना कि कोई लाभ का पद नहीं है, ये बात सही है। उन्होंने इतना सावधानी रखी कि उनको पैसा नहीं दिया, पारिश्रमिक नहीं दिया, पर्स नहीं दिए, लेकिन इसके साथ साथ सत्ता का अपना एक जो सुख है, जब पद के साथ जो चीज़ आती है। जब 2003 में ये संशोधन संविधान में हुआ तो वेंकटचलैया समिति का मकसद ये था कि इस तरह से आपको एक सीमा रखनी चाहिए जिसमें आप लोगों को कुछ विधायकों को दें। तो देने का मतलब ये है कि मंत्री आप न बनाएं, आप संसदीय सचिव बनाएं, तो एक रुतबा और जो पद जो मंत्री के बराबर जो दर्जा मिल जाता है, चाहे पैसा नहीं मिलता, तो इस वजह से जो है वो एक सीमा बांधी गई थी। और चूंकि केजरीवाल दूसरों से अलग हट के काम करने का और काम कर भी रहे हैं, हम सब जानते हैं, तो इससे बचना चाहिए था। लेकिन जो लोग विरोध उनका कर रहे हैं उन पर जरूर हंसी आती है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों में संसदीय सचिव हैं और पहले भी थे और एक दूसरे पे जो है वो आरोप लगाते रहे भले ही, लेकिन संसदीय सचिव जो हैं वो सारे देश में हैं। बल्कि ममता बनर्जी ने 21 संसदीय सचिव नियुक्त किए थे। लेकिन जिस तरीके की अरविंद केजरीवाल का दावा रहा है दूसरी पार्टियों से अलग राजनीति का, और जब यहाँ पर उन्होंने कहा, जो सफाई दी, उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे राज्य में क्योंकि मंत्रियों की संख्या बहुत कम रख सकते थे, जो एक सरकारी प्रावधान है संवैधानिक, उस लिहाज से काम करने के लिए हमें और ज़्यादा लोग चाहिए थे। क्या वाकई ये दलील इतनी सही दिखती है? नहीं, संसदीय सचिव पद के लिए नहीं लगती है। ये ठीक है कि 7 लोग जो हैं वो दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए शायद पूरे न हो, क्योंकि विभाग बहुत सारे हैं, तो उनकी मदद के लिए लोग चाहिए। तो आप लोगों के लिए और पद भी सृजित कर सकते थे। सलाहकार भी हो सकते हैं जो मंत्रियों को मदद कर सकते हैं काम में। संसदीय सचिव अपने आप में एक रुतबे का पद हो जाता है। आप उसको उनको एक दर्जा देते हैं। अब आप उनको चाहे गाड़ी बंगला न दें, आप उनको पैसा न दें, पर्स न दें, पारिश्रमिक न दें, ये कह कर के आप बच नहीं सकते, क्योंकि संसदीय सचिव अपने आप, जिस किसी को आप मंत्री कहें और आप कहेंगे हमने मंत्री बनाया है लेकिन हम इनको पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, लेकिन मंत्री अपने आप में एक रुतबा, एक दर्जा होता है। तो उसकी इनको जरूरत नहीं थी। इनको सचमुच अगर काम के लिए, मदद के लिए विधायकों का सहयोग चाहिए तो उसके लिए ये और ऐसे पद सृजित कर सकते थे जिनसे जो संविधान की अवहेलना भी नहीं होती, और जो और लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं नजीर पेश करते, ये कम से कम वो नहीं करते। और लोग कर रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जब संसदीय सचिव नियुक्त किए तो भारतीय जनता पार्टी ने अदालत में गई, उसका विरोध किया। लेकिन जब सरकार वसुंधरा राजे की आई तो उन्होंने भी 5 संसदीय सचिव किए हैं, हालांकि पहले उनके पास 8 थे। तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल से चूंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो अलग किस्म की राजनीति करने के लिए आए, इसलिए उनको कम से कम दूसरा रास्ता खोजना चाहिए था कि मंत्रियों की मदद के लिए किस तरीके से विधायकों का सहयोग लें। और जब ये तकनीकी मामला है, राष्ट्रपति के यहाँ से वापस लौटाया गया है और ऐसे मसले पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को राजनीति में घसीट देना है, उन पर आरोप लगा देना, आपको लगता है किस तरह की राजनीति फिलहाल केजरीवाल की दिख रही दिल्ली में? अब देखिए, ये तो सच्चाई है कि प्रधानमंत्री और उनके दूसरे मंत्री और उनके जो नुमाइंदे दिल्ली सरकार में जंग बैठे हैं, वो सब लोग केजरीवाल के पीछे हाथ धो के तो पड़े हैं। और जहां जितना एक न्यूनतम सहयोग करना चाहिए वो सहयोग भी केंद्र से उनको मिलता नहीं है। इसलिए अगर केजरीवाल उन पे हमला करते हैं तो राजनीति में मैं मानता हूं कि इस चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा जो है अटपटे ढंग से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करने देंगे सरकार को, जो कि सच्चाई है कि केंद्र सरकार ने जब मौका मिला, चाहे पुलिस के जरिए, चाहे उपराज्यपाल के जरिए और भी तमाम तरीकों से काम में बाधा पहुँचाई है। तो इस वजह से जो बौखलाहट या कहना चाहिए कि एक तरह का जो विरोध का भाव है वो केजरीवाल में जो है वो जाहिर होता है, तो वो ठीक है। राजनीति में मैं मानता हूं कि उसमें कुछ मैं अटपटा नहीं मानता हूं। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से आज कई एक्सपर्ट ये कह रहे थे, खुद केजरीवाल टीम के कई लोगों ने आज बयान दिया कि जो रूट उन्होंने तय किया भेजने का इस बिल को, वो गलत है, यानी कि टेक्निकल तौर पर उनसे गलती हुई है। जब वो खुद मान रहे हैं जबकि टेक्निकल तौर पर गलती हुई, उसके बाद अगर आप विरोधी खेमे या प्रधानमंत्री को उस पर निशाना बनाकर घसीटना चाहें, तो आपको लगता है कि इससे इमेज थोड़ी सी कमज़ोर होगी? और नहीं, देखिए,
आपकी देखिए कि उपराज्यपाल नजीब जंग, उन्होंने खुद इसका विरोध किया। मार्च में जब केजरीवाल बीमार होकर बेंगलोर गए और पीछे निर्णय हुआ, तो उनको ये कहना चाहिए था कि 21 संसदीय सचिव जो हैं वो उचित नहीं है, आप 7 मंत्रियों के साथ में 7 लोग रख लीजिए। तो नजीब जंग जो कि केंद्र के प्रतिनिधि हैं वो खुद मानते हैं, और इस नाते उन्होंने जब तब जो है वो बाधा ही पहुंचाई है, सहयोग का काम नहीं किया। अगर सचमुच इस सरकार के सहयोग की मुद्रा में वो होते तो ये मामला वहाँ निपट सकता था। और अगर उनकी सहमति से अगर 7 लोग चुने जाते हैं तो 7 लोग मेरे ख्याल में केंद्र सरकार जो है, चूंकि नजीब जंग अगर उसका समर्थन करते, तो मेरा मानना ये था कि केंद्र की राजनीति शुरू से जो है इसमें कायम है, इसे सिर्फ केजरीवाल को इसमें दोष दिया जाए ये उचित नहीं होगा। बहुत शुक्रिया ओम थानवी जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने परिवहन मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह ये जिम्मेदारी अब सत्येंद्र जैन को सौंपी गई है। गोपाल राय का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते परिवहन मंत्रालय छोड़ा है। गोपाल राय पर प्रीमियम बस सर्विस घोटाले का आरोप है। मंगलवार को गोपाल राय इसी सिलसिले में अपराध निरोधक शाखा के दफ्तर पहुंचे थे। दरअसल केजरीवाल सरकार ने ऐप आधारित प्रीमियम बस चलाने की योजना तैयार की थी और गोपाल राय पर इस योजना में निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कैराना पलायन मामले पर राजनीति गर्माती जा रही है और मायावती ने आज बीजेपी पर राजनीतिक साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार की भी तीखी आलोचना की। वहीं इस मामले को सुर्खियों में लाने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने इसे धर्म और जाति से कभी नहीं जोड़ा। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के रिपोर्ट तलब की है। उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे से बड़ी तादाद में लोगों के पलायन का मुद्दा सुर्खियों में है। इस पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बताया। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार की आलोचना भी की। इतना ही नहीं बल्कि इसकी आड़ में यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे फिसाद कराने की भी इनकी बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी। इस घिनौनी राजनीतिक साजिश को यहाँ बीजेपी से मिली सपा सरकार तो विफल नहीं कर सकी, किंतु इसको यहाँ मीडिया ने ही विफल किया है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। तमाम एक बिल्डअप एटमॉस्फेयर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि लोगों को बांटा जाए धर्म के नाम पर, और विशेष रूप से केंद्रीय सरकार जिस राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करती है उसमें वो आगे है। इधर कैराना पलायन की सूची जारी करने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का कहना है कि मामले के सत्यापन में प्रशासन दबाव डालकर लोगों के गलत बयान दर्ज कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पलायन को धर्म या संप्रदाय से जोड़ना ठीक नहीं है। सूची पर सवाल उठाए यहाँ के शासन ने, प्रशासन ने, और वो दबाव में उठवाए उनसे ताकि वो असली मुद्दे से भटका सकें। असली मुद्दा कानून व्यवस्था का है, उसको भटकाने के लिए 2 विषय आए। पहले तो इसको कम्युनल कलर दिया गया कि सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई है, उसमें सफल नहीं हुए तो सूची को झुठलाने का प्रयास किया गया। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ये मुद्दा छाया था। पार्टी ने पलायन पर चिंता जताते हुए एक समिति बनाई है जो कैराना जाकर हालात की समीक्षा करेगी। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है। 15 साल पहले चले गए, 10 साल पहले चले गए, वो काम की वजह से चले गए, कुछ हमारी सरकार बनने से पहले चले गए, लेकिन आरोप ये कि समाजवादी लोगों ने, हमने उन्हें भगा दिया।
मैं समझता हूँ ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, मथुरा में कामयाब नहीं हो पाए, अब ये कैराना ढूंढ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के चलते पलायन के आरोपों को नकार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक पिछड़ापन इसके लिए जिम्मेदार है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से 300 से ज्यादा हिंदू परिवारों की सूची जारी करके उनके पलायन का दावा किया था। रविंद्र सिंह शुराण, राज्यसभा टीवी, कैराना। कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह से बात की हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शुराण ने। आपने जो सूची जारी की उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग बयान हैं, लेकिन आप क्या अभी भी अपने बयान पर कायम हैं? बिल्कुल पूर्णतः कायम हूँ, कायम रहूँगा। तो यहाँ पर जो लोग निकले हैं, जो लोग गए हैं, उन आपका कहना है कि वो लोग सताए गए हैं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है? बिल्कुल यही कहना है। नहीं, लेकिन हमने भी कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कारण भी कुछ लोग यहाँ से निकल गए हैं। आप क्योंकि यहाँ के मैं क्यों डिनाई करूँ किसी बात को भी। अगर किसी आदमी ने अपना कोई आदमी घर छोड़ के गया, मजबूर होके गया, हो सकता है उसने अपने बेटर एवेन्यूज में तलाश कर लिया हो। ये तो कोई अद्भुत बात नहीं है। आपका एक लंबा राजनीतिक करियर है, 40 साल से लगातार इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहने का आपको मौका मिला है। जो सवाल उठ रहा है कि ये जो टाइमिंग है कि कहीं ये इसको राजनीति से प्रेरित कई लोग मान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें राजनीतिक आपकी तरफ से तो कोई नहीं हो रही है? मेरी तरफ से कोई राजनीति नहीं हो रही। 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और 2013 में ये घटनाएं शुरू हो गई थी। अब 2013 में तो 4 साल थे चुनाव में, हम सोचे कि बैठते कि नहीं, जब हम 2016 में उठाएंगे इस बात को। 2013 में हमारे बयान और हमारे सभी लोगों के बयान असेंबली में होते थे। हम बार बार सरकार से मांग करते, सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। गुंडे और स्वच्छंद होते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई, उनकी हिम्मत बढ़ती गई, उनको संरक्षण बढ़ता गया। तो नहीं, फिर दूसरा सांप्रदायिकता भी है सही इसमें? कहीं कहीं हिंदू मुसलमान के बीच की घटना है कि खाली लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ, बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास चल रहा है, ताकि वो गुंडे तो अलग हट जाएं और इसको सांप्रदायिक रंग दे करके हम हिंदू मुसलमान का मामला बना दें, ताकि ये हो सके कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। और कैराना से रविंद्र सिंह शुराण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, पहले जो हुकुम सिंह ने कहा उसके बाद उन्होंने उसे कहा कि धर्म के साथ नहीं जोड़ते। जब आपने बातचीत की तब भी वो कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन एक तरफ सांप्रदायिक जो मसला है, यानी कि 2 धर्मों के बीच की बात भी वो साथ साथ जोड़ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि बीजेपी के स्टैंड लेने के बाद उनके लिए वापस लौटना मुश्किल हो रहा है बयानों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जब हमने बाबू हुकुम सिंह से आज बात की तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को डिस्टॉर्ट किया गया है। वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात ख़राब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, और यही बात उन्होंने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूची जारी की थी तब कही थी, और यही बात वो आज कह रहे हैं। ये केवल जो है मीडिया का करिश्मा है कि उन्होंने मीडिया ने इस बात को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने सांप्रदायिक की बात नहीं की थी, उन्होंने केवल लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी। इसके अलावा जिस तरीके से आज उनसे बात करने का मौका मिला तो उन्होंने ये भी कहा कि लोग यहाँ दहशत के जीवन जी रहे हैं, और ये भी एक उन्होंने साथ साथ जोड़ा कि इत्तफाकन ये किस तरीके से हो सकता है कि जो सूची उन्होंने जारी की है उसमें से बहुतायत लोग वही हैं जो कि यहाँ पर कैराना में अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यानी कि यहाँ जो है हिंदू वो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कैराना क्षेत्र में 1961 की जो अगर हम लोग सेंसस की बात करें उस वक्त पे दोनों की स्थिति करीब करीब बराबर थी, हिंदू मुसलमान बराबर संख्या में थे। लेकिन अब जो है यहाँ के लोग जो है यहाँ अनुपात में 90% के आसपास जो है अल्पसंख्यक मुसलमान हो गए हैं, और हिंदू की तादाद घटकर 10% हो गई है। यही वजह है कि इसी सेंसस को आधार बनाकर उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक जो लोग यहाँ करोड़ों रुपए कमा रहे थे, बड़े बड़े आलीशान बंगले थे, और राज्य सरकार की ओर से भले ही कुछ भी सफाई हो, लेकिन बीजेपी इस मसले पर हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा अपडेट के लिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि लगभग सभी राज्य जीएसटी के पक्ष में हैं। कोलकाता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य कर की अधिकतम सीमा तय करने के खिलाफ हैं। उन्होंने मानसून सत्र में बिल पारित होने की उम्मीद भी जताई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर आम राय बनाने के लिए मंगलवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। कोलकाता में हुई इस बैठक में जीएसटी पर विस्तार से चर्चा हुई और राज्यों ने अपने सुझाव रखे। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य नए कर ढांचे के पक्ष में हैं
और बिल में कर की अधिकतम दर का उल्लेख करने के खिलाफ हैं। There was a complete consensus on the fact that there should be no constitutional cap because contingencies might arise in future as far as the quantum of taxation fixed by the GST Council is concerned. It is best left to the discretion of the Council. जीएसटी को लागू करने की तारीख पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र में बिल पारित होने की उम्मीद जताई। We will try our best to see that the constitutional amendments are approved in the monsoon session, and therefore by the end of the year we must have the CGST and the SGST legislations in place. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में बीजेपी की वजह से ही बिल अटका हुआ था। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर सरकार संशोधन मान लेती है तो बिल 2 मिनट में पास हो जाएगा। उसको जो बीजेपी डाइल्यूट करना चाहती है, हम कहते हैं कि उसमें कुछ संशोधन किया जाए, तो हमारी जो संशोधन है उनको और हमारे जो दूसरे विपक्ष के साथी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको कंसीडर किया जाए, तो 2 मिनट में जीएसटी पास होगा। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और ये राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस ने बिल पर कुछ संशोधन रखे हैं। पार्टी चाहती है कि कर की अधिकतम दर 18% हो और बिल में इसका प्रावधान भी हो। विपक्षी दल केंद्र और राज्यों के बीच विवाद निपटारे के लिए स्वतंत्र व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के आरोप में पार्टी से निकाल दिया है। जिन विधायकों को पार्टी से निकाला गया है उनमें संजय प्रताप जायसवाल, माधुरी वर्मा, विजय दुबे, मोहम्मद मुस्लिम, दिलनवाज खान और काजिम अली खान शामिल हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में अपने 4 विधायकों को निलंबित किया था। कुछ विधायकों के खिलाफ शिकायतें थीं कि उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ईडी ने मुंबई की पीएमएलए अदालत में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई थी। बैंक कर्ज घोटाला मामले में माल्या के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गैर जमानती वारंट समेत माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं। इससे पहले ईडी माल्या की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। केंद्र सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला किया है। इसके तहत तालाब समेत सिंचाई के दूसरे साधनों की स्थिति का पता लगाने के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है। टीम बुधवार तक इन जिलों का दौरा करेगी, साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। टीम भूमिगत जल को बढ़ाने और लघु सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रास्ते भी सुझाएगी। खुदरा महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हुई है। मई में ये 0.79% हो गई। अप्रैल में ये 0.34% थी और इसकी वजह सब्जियों, दालों, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मई में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर 4.23% से बढ़कर 7.88% रही। वहीं सब्जियों की महंगाई दर 2.21% से बढ़कर 12.94% रही। हालांकि दालों की महंगाई दर 35.56% पर स्थिर रही है। मशहूर साहित्यकार मुद्रा राक्षस का आज लखनऊ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका सोमवार को निधन हो गया था। 21 जून 1933 को लखनऊ के बेहटा में जन्मे मुद्रा राक्षस का असली नाम सुभाष चंद्र आर्य था। उन्होंने सामाजिक सरोकार, दलित और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखी। उनकी रचनाओं में आला अफसर, कालतीत, नारकी दंड विधान, योर्स फेथफुली, तिलचट्टा और मर्जीवा काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने अनुवार्ता और ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी में भी कई साल सेवाएं दी। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य नाटक अकादमी, साहित्य भूषण और दलित रत्न जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। और खबरों के आखिर में कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आंध्र प्रदेश सरकार विधायकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के मकसद से एक कार्यशाला का आयोजन करेगी। योजना के तहत इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ से विधायकों को काम करने के नए तरीके और पेशेवर नेटवर्क के निर्माण की जानकारी दी जाएगी।
सरकार ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के किसानों को फसलों की बुआई की तैयारी धीमा रखने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि इस बार मानसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त है, लिहाजा बुआई की जल्दबाजी की वजह से बीज खराब हो सकते हैं। केरल में देरी की वजह से मानसून महाराष्ट्र में 16 जून के बाद आने की संभावना है। महाराष्ट्र के ठाणे में दूषित पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन सभी को अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है। हिमाचल प्रदेश में रोडवेज बस कर्मियों की हड़ताल के चलते यात्रियों और पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करने और पेंशन लाभ समेत कई मांगों को लेकर निगम के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 2015 बैच के भारतीय विदेश सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने ट्रेनी अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और शुभकामनाएं दी। सीबीआई बैंक में कथित तौर पर 1000 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में चीफ मैनेजर समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में जयपुर के सिंडिकेट बैंक में सैकड़ों नकली खाते, चेक, क्रेडिट और बीमा पॉलिसियों की आड़ में करोड़ों का लोन दिया गया। जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के गुप्त ठिकाने का पता लगाया है। सुरक्षा बलों ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नकदी बरामद की है। असम अपराध निरोधक शाखा ने सोमवार देर रात एक वन अधिकारी के घर पर छापेमारी की। छानबीन में अधिकारी के घर से चीता, हिरन और हाथी दांत जैसे कई जानवरों के अंग बरामद हुए और बाजार में इनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने देश में अप्रवासी कट्टरपंथी इस्लाम को आतंकवाद की बड़ी वजह बताया। ट्रंप इससे पहले भी मुसलमानों के बारे में कई विवादित बयान दे चुके हैं।